का नेता कहा जाता है अम्बेडकर? किसका नेता कहते हैं लोग? सब लोग बताएं किसका नेता कहते हैं? कौन के नेता है वे? पिछड़ा वर्ग के तो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन अधिकांश उनको यही बोला जाता। अगर पिछड़ा वर्ग के लोग उनको अपना नेता मानते तो अम्बेडकर की तस्वीर लगी होती कि उनके कऊ गाँव में। बताओ एक गाँव का नाम बताओ। वो नहीं मानते हैं उनको। क्यों नहीं मानते? उसका कारण है कि उन एंटीना वालों ने इनके दिमाग में बहुत गलत फहमी भर रखी है कि अम्बेडकर तो चमारन के नेता है। जैसे दादाजी आपके पास जो संपत्ति है वो सबसे पहले आप किसको देकर जाओगे? जो अपना खास अपना खुद का खून होगा, अपना बेटा होगा, उसी को तो देंगे। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चमारों के नेता होते तो वो जब संविधान बनाने का मौका मिला और संविधान में उन्होंने जब पहली बार आरक्षण का कोई प्रावधान किया तो वो उनको किसको देना चाहिए था? सबसे पहले वो आरक्षण किसको देते? चमार समाज के लोगों को देते कि नहीं देते? अच्छा दादाजी बताओ, 40 नंबर पहले आता है कि 41 नंबर? 40 पहले आता है, 41 उसके बाद आता है। तो हमारे पास जो भी कोई अच्छी चीज होती है वह हम पहले अपने बेटे को देते हैं कि नहीं देते? वो बचती है वह दूसरे को देते हैं। तो अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर चमारों के नेता होते, पहली तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही चमार नहीं है, वे खुद ही महार है। तो पहली बात तो ये गलत बदनाम किया जाता है कि अंबेडकर तो चमार था। और दूसरी बात, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चमारों के नेता होते तो सबसे पहले आरक्षण वो चमारों को देते। लेकिन उन्होंने आरक्षण किसके लिए लिखा? आर्टिकल 340 धारा 340 लिखी कि मेरे इस देश में जितने पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, जितनी जातियां ओबीसी की हैं, उनको आरक्षण इस देश में पहले मिलना चाहिए। और कितना मिलना चाहिए? बोले जितनी इनकी संख्या है उतना मिलना चाहिए। ये पहले नंबर पर बात लिखी उन्होंने पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए। जो बात का उन्हें बताई आज तक वो एंटीना वाले ने कहा बताई, बोले आरक्षण तो पूरा वो तो चमार ही खाए गए, तो मैं कहा मिले, तो वही खाए गए पूरे। तो आप लोग ये बताओ, अगर ओबीसी की सीट आ जाए तो बापे कबू एससी का व्यक्ति फार्म डाल सकता है? डाल सकता है क्या? ओबीसी की सीट पर जब एससी का व्यक्ति फार्म डाल नहीं सकता तो आरक्षण कैसे खा जाएगा? ओबीसी की सीट खा जाएगा क्या? नहीं होता। भारत के इतिहास में कभी भी ओबीसी की सीट एससी में नहीं बदली गई, कभी भी। ओबीसी की अगर सीट बदली जाती है तो काय में बदली जाती है भैया? जनरल में बदली जाती है। तो जो जनरल वाले जिस जाति को बदनाम करते हैं, उस जाति के लोगों ने आज तक ओबीसी की एक भी नौकरी, एक भी सरपंची आज तक नहीं दी। सारी किसने ली है? ओबीसी की सीट को बदलते हैं वो सामान्य में। सामान्य में कौन आता है? वही 3 वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और वो हमारे बच्चों की कलेक्टर की, कमिश्नर की, मास्टर की, डॉक्टर की नौकरी खा जाते हैं। और बदनाम किसे करते हैं? कौन खा गए? बोले वो तो पूरे चमार खा गए। तो इस तरीके से क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो जाति बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर हजारों की संख्या में बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात की तो जो पिछड़ा वर्ग के नेता थे उन्होंने क्या कहा? जो अंबेडकर कैसो पागल हो गए, बोले जिस सवर्ण को चमार कोरी बनाए दे रहा हो, हमें नहीं चाहिए ऐसो आरक्षण। हमारे लड़का तो गधा बने, हमारे तो भेड़ा चराए, हमारे तो बकरी चराए, हमारे तो भटा बेचें, हमारे तो कछु भी करें, दूध बेचें, लेकिन हमें डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर नहीं बनाने, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। जो ओबीसी के नेताओं ने कहा उस समय, और आरक्षण लेने से मना कर दिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति था वो। उन्होंने कहा कि आज मेरे ये समाज के लोग अज्ञान हैं, इनको ज्ञान नहीं है। कल ये जानेंगे, समझेंगे, फिर कहेंगे कि अंबेडकर ने केवल उनके लिए आरक्षण दिया, हमारे लिए नहीं दिया, उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? संविधान में एक बात और लिख दी कि आज इनको लग रहा है कि आरक्षण जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी इनको लगे कि हमको हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनाना है, तब सरकार को एक आयोग बनाना पड़ेगा और आयोग बनाकर पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उतना उनको आरक्षण देना ही पड़ेगा। ऐसा उन्होंने प्रावधान संविधान में लिख दिया। विरोध करने के बाद भी उन्होंने कहा कभी तो समझ में आएगी। तो उनने जब 340 में लिख दिया तो एक और व्यक्ति पैदा हुआ इस देश में, कांसीराम नाम था उसका। नाम सुना था? कांसीराम कौन नेता था?
हाँ, काशीराम कौन के नेता थे? सच्ची बताओ। कुशवाहा थे काशीराम? कौन थे दादा काशीराम? हाँ, वो तो दलितों के पिछड़ों के सबके सबके थे। लेकिन अधिकांश लोग कौन सी कहते हैं कांसीराम की पार्टी को? कौन की पार्टी कहते हैं? आप बात को समझो। उस जिस पार्टी को कांसीराम ने बनाया उस पार्टी को कौन की पार्टी कहते हैं लोग? चमारों की पार्टी। अगर कांसीराम चमारन के नेता थे, मान के चलिए, तो कांसीराम साहब ने जब बाबा साहब की बात को देखा कि बाबा साहब मेरे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आरक्षण देना चाह रहे थे, वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया पूरे देश में, और उस आंदोलन का नाम था मंडल कमीशन लागू करो, और दूसरी लाइन क्या थी? वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन क्या था? ये किसी को पता है मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन में ओबीसी के लिए जितनी पिछड़ा वर्ग के समाज की संख्या है उतनी उनका आरक्षण देने की बात बीपी मंडल जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था। उस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो कांसीराम जी ने आंदोलन शुरू कर दिया पूरे देश में, बोले मंडल कमीशन लागू करो, पिछड़ों का आरक्षण लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़ों का आरक्षण लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। कौन सी कुर्सी? दिल्ली के प्रधानमंत्री की कुर्सी। बोले जाए खाली करो, और नहीं तो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आरक्षण दो, इनके बेटे भी डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनने चाहिए। बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह कौन थे? ठाकुर। मैंने कही चू अच्छी बीमारी, बोले जिन्हें आरक्षण चाहिए वे मांग नहीं रहे। और ये काशीराम वो कौन थे? वो भी चमार जाति के थे, रविदासिया, पंजाब के रहने वाले थे। बोले जिस चमारन में बड़ी खुशली हो जाती है, बार बार कोई ना कोई इनका कुछ ना कुछ खुरापात करता ही रहता है। बोले अपने लिए तो ले ही लिया, इनके लिए और मांग रहे हैं कि इनको भी दो, इनको भी दो। क्यों दे? क्योंकि आप और मैं अलग अलग नहीं है, हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, क्योंकि हम सब इस देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है, हमारे पुरखे इस देश पर राज करते थे। हम माँ अहिल्याबाई होलकर की संतानें हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें हैं, हम सम्राट अशोक की संतानें हैं, हम राजा विक्रमादित्य की संतानें हैं, हम गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की संतानें हैं, हम अवंतीबाई लोधी की संतानें हैं। हम सब लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम राजा भीम सिंह राणा की संतान, यानी कि जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो सब इस देश के मूल निवासी हैं। इनके पुरखे इस देश पर राज करते थे, और राज करते थे, राजा थे, तो रंग कैसे बन गए ये भी बात मैं आपको वहां बताऊंगा कि हमारा राजपाट कैसे गया, हमारे हिस्से में ये बकरियां कैसे आ गई, जबकि हमारे इतने बड़े बड़े राजपाट थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे। और वो राजाओं की औलादें करने क्या लगी है? कोई बैगन बेच रहा है, कोई जूते जोड़ रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई दूध बेच रहा है। ये काम कैसे आ गया हमारे हाथ में? हमारे पुरखे तो राजा थे, जानते हैं कि नहीं सब लोग? अहिल्याबाई होलकर को जानते हैं ना, माँ राजा विक्रमादित्य को जानते हैं? ये सब बघेल समाज में पैदा हुए बड़े बड़े सूरवीर राजा थे, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। तो उनके हम वंशज हैं, तो हमारे समाज में ये हो कैसे गया? वो बातें भी मैं आपको वहां बताऊंगा। तो कांसीराम साहब ने ये आंदोलन चलाना शुरू किया कि मंडल कमीशन लागू करो, यानी पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण लागू करो, वरना देश की कुर्सी खाली करो। जब ये आंदोलन चलाया तो क्या हुआ? दो पिछड़ा वर्ग के फिर नेता ऊपर आ गए, कल्याण सिंह लोधी और उमा भारती जी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोग अगर आरक्षण मांग लेंगे, इनकी 52% संख्या है, और 100 में से अगर 52 इनके कलेक्टर बन गए, 52 SP बन गए, 52 डॉक्टर बन गए, 52 इंजीनियर बन गए, बोले ये तो अरबपति हो जाएंगे फिर तो। बोले जो क्या कलेश फैला दिया ये कांसीराम ने। और आडवाणी ने कमंडल निकाल लिया। कमंडल जानते? कमंडल सब जानते। मां ने कमंडल निकाला और एक कमंडल लोधी जी को दे दिया, एक कमंडल उमा भारती जी को दे दिया। बोले पकड़ो कमंडल। बोले कहा? बोले चलो राम मंदिर। और एक नारा दिया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोले जय श्री राम। जिन पिछड़ा वर्ग के भाइयों को जाना चाहिए था अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, कलेक्टर बनाने, कमिश्नर बनाने, वो कहाँ चले गए सब? राम मंदिर बनाने। बोले चलो वहां। बोले कहा हो रहा है डॉक्टर बनने से, कहा हो कलेक्टर बनने से? रामलला को मंदिर बनने चाहिए, बन गया मंदिर। राम मंदिर का ट्रस्ट बना है,
और ट्रस्ट में एक भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक भी गुर्जर, एक भी जाट, एक भी गुजर, एक भी बघेल, एक भी कुशवा, एक भी लोधी शामिल नहीं किया गया। चमार काछीगढ़ ने इनकी तो बात ही कहा। उन्होंने कहा कि शूद्र समाज का एक भी व्यक्ति अगर मंदिर के ट्रस्ट में शामिल होगा तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और गोलियां हमारे लोगों ने खाई मंदिर बनाने के लिए। 150 लोग मरे थे मंदिर के आंदोलन में। गोलियां हमारे, आप लोगों में से कई लोग गए होंगे, मैंने गिरफ्तारी दी होंगी, लाठी चली होगी बाटे में। तो क्या होगा इस देश का जब हमारे समाज को गुमराह किया जाएगा? तो क्या हुआ कि आधे लोग चले गए मंडल के आंदोलन में, कमंडल के आंदोलन में, और आधे लोग रह गए घरों में। बोले कहाँ जाए? बोले आरक्षण ले भी जाए कि मंदिर बचा भी जाए, हम कब नहीं जा रहे, हम तो घर पर। तो उस आंदोलन को कांसीराम साहब ने एससी के लोगों की दम पे चलाया। तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े नेता थे उस समय के, कुछ लोगों के मैं नाम नहीं जानता हूँ। उन नेताओं ने कांसीराम साहब का साथ दे दिया, तो वो उन्होंने उनके दम पर वो आंदोलन पूरे देश में चलाया। और जब रैली पंजाब में पहुंची तो पंजाब में क्या हुआ, कुछ सवर्णों ने उसमें उत्पात मचा दिया, पत्थरबाजी कर दी, फिर गोली चल गई तो 4 चमार जाति के लोग जगह पे ही मारे गए, यानी कि वो शहीद हो गए। आरक्षण किसको मिलना था? मंडल कमीशन में किसका आरक्षण था? ओबीसी का। क्योंकि चमारों को, कोलियों को, बाल्मीकों को, एसटी को, आदिवासी को, इनको तो आरक्षण 1950 में मिल गया था, जब संविधान बना तभी मिल गया। तो जो लड़ाई कौन की लड़ रहे थे फिर? किसके लिए गोलियां खा रहे थे? पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए। क्यों? क्योंकि दलित और पिछड़े अलग अलग नहीं है, ये सब एक माँ बाप की संतान है, ये सब भाई भाई हैं आपस में। ये तो कुछ मनवादियों ने जातियां बनाकर, उन ब्राह्मणवादी, उन पंडों ने, पुरोहितों ने जातियां बनाकर हमारे समाज के लोगों को तोड़ दिया है। इसमें छुआछूत फैला दिया है, भेदभाव फैला दिया है। ये सब ब्राह्मणों की देन, सब पंडे पुजारियों की देन, सब कुछ उन्होंने ही फैलाया। तो क्या हुआ कि 4 लोग शहीद हो गए इसके दम पर। जब डर गया राजीव, कौन? बीपी सिंह, बोले पूरे देश में उद्यम होता है, उसने आनंद फानन में आके ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया। कितना आरक्षण लागू किया? आधा। 52% संख्या थी, 27% लागू किया। यानी कि अब 100 में से 27 कलेक्टर ओबीसी के बनेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की और बुरी दुर्गति है, जहां ओबीसी का मुख्यमंत्री है, आरक्षण कितना है? 14%। केवल 14। आधा वो खा गए, आधा मध्य प्रदेश की सरकार खा गई, आधो तो वे खा गए थे और आधो जो खा गए, 14% बचो। और कितना विभागों में इंप्लीमेंट हुआ? केवल 4%। कितना? केवल 4%। यानी सरकारी नौकरियों में अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करूं, अगर प्रोफेसरों की बात करूं, तो वहां तो ओबीसी के लोग 1% भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन छोटी मोटी भर्तियों की बात करें तो उन्होंने शायद 4 से 5% उनका प्रतिनिधित्व अभी तक हो पाया है। तभी तो आजादी के 70 साल में एक नौकरी नहीं है गाँव में।